Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मेरा नाम आमिर अफ्तार फिरोजाल है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं हम जो इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. लाइक अगर हम देखें, हम डिस्कस इसमें करने वाले हैं आपके साथ लाइक दिस सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इसके ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें से ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं. फिर उसके बाद हम देखेंगे योर इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल. सेल की इंट्रोडक्शन बेस से भी पोर्शन से भी काफी सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल हियरार्की के ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बेस पे भी काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते रहे हैं और इन फ्यूचर भी आएंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हिस्ट्री ऑफ सेल क्योंकि सेल की हिस्ट्री पे डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, उनके नाम से या उनके जो भी उनका जो वर्क होता है उनके बेस पे कोई वो क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर लेता है और वो फ्रेम करके आपके एग्जाम में डाल देता है. उसके बेस पे हम उसके बेस पे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे. फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर सेल थ्योरी क्योंकि सेल थ्योरी से भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछता है. ठीक है जी. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइक योर सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी. सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी से भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पढ़ते हैं क्योंकि ये चीजें एक्सेप्शंस में रहती हैं. फिर उसके बाद अगर देखेंगे हम ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी, इसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करेंगे. फिर करेंगे हम एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि रिसेंट जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन का चेंज हो चुका है, तो वो डिफरेंट चीजों में से लाइक ऑब्जेक्शन से पूछ लेंगे आपका क्वेश्चन, लाइक एक्सेप्शन से पूछ लेंगे, सिग्निफिकेंस से पूछ लेते हैं. सेल थ्योरी क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने पढ़ी रहती है और एग्जामिनर ये चीज देखता है कि वो कुछ यूनिक चीज पूछे. तो उसके बाद हम अगर इसके बाद देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे लाइक यू आर दिस टाइप ऑफ सेल दैट इज योर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. आपके जितने भी प्रोकैरियोटिक्स एंड योर यूकैरियोटिक सेल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि दीज आर द टेक्निकल टर्म्स. ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसके बेस पे एग्जामिनर काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है. सो हम ये जितना भी ओवरव्यू है इस सारे को हम डिस्कस करेंगे. सो एक वीडियो में आपके सामने कुछ हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं. लाइक अगर हम देखें, सबसे पहले यूर अ सेल ऑर्गेनेली इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर फाउंड विद इन द सेल. और ऑर्गेनेली को हम स्पेशलाइज सब यूनिट भी कहते हैं दैट इज यूजुअली फाउंड विद इन द सेल, जो सेल के बीच पाई जाती है. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. फिर उसके बाद हम यू आर दिस न्यूक्लियस, जिसको हम डायरेक्टर और ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म दैट इज यू आर, जो कि एक क्लॉइडल विस्कस जेली लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर. फिर उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल और दिस स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं. फिर उसके बाद गोल्गी बॉडीज, शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल कहते हैं जिसको. फिर उसके बाद वैक्यूल्स. फिर उसके बाद लाइसोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, नेचुरल स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, सेलुलर होस्ट कीपर भी कहते हैं. फिर उसके बाद हम आपके साथ राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे दैट इज योर प्रोटीन फैक्ट्री, जिसको हम कहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी फर्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं दैट इज योर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो अगर हम डिस्कस करें योर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबको मालूम है कि सेल जो है वो हमारा एक बेसिक यूनिट है लाइफ का. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन कैरी आउट ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ. ये एक बिल्कुल ही छोटी सी यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो जितने भी हमारे लाइफ के नेसेसरी प्रोसेस है उनको कैरी आउट करती है. लाइक अगर देखें हम इसमें सच एज लाइक मेटाबॉलिज्म, जो हमारा मेटाबॉलिज्म्स को कैरी आउट करते हैं सेल. अगर देखा जाए व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म, क्योंकि दीज आर द टेक्निकल दैट आर एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक. सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है एक्चुअली, अगर इसको देखा जाए मेटाबॉलिज्म इट इज अ केमिकल प्रोसेस. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक
केमिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है दैट ओकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, जो लाइफ को मेंटेन करता है। और वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी, जो क्या करता है फूड को, जो कि फूड को एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है जी, फूड को एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए इसके बेस पे और सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी मेटाबॉलिज्म को ही अगर हम देख ले, योर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो चीजों में डिफरेंशिएट होता है टाइप में। लाइक एक को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एंड द सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हम क्या कहेंगे, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। कैटाबॉलिज्म जो होता है उसको हम ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। इन योर एनाबॉलिज्म, और जो एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म यूजेस एनर्जी टू कंस्ट्रक्ट कंपोनेंट ऑफ सेल सच एज लाइक योर प्रोटीन, जो आपकी प्रोटीन्स होते हैं, उसके बाद आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सेल है हमारा ग्रोथ को कैरी आउट करता है, रिप्रोडक्शन में कैरी आउट करता है हमारे ऑर्गेनिज्म में, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और जो हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, मतलब द जिसको हम कहते हैं द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज इन हिज रिस्पॉन्स, मतलब उसके रिस्पॉन्स में जो चीज हमें आती है उसको हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई या डायरेक्ट टू स्टिमुलाई भी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम डिस्कस करें लाइक यूर सेल जो होता है, सेल कैन हैव वेरी इन साइज, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज हैं, शेप्स होती हैं, बट दे ऑल हैव a certain common feature, और उनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं लाइक इंक्लूडिंग योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइक प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, साइटोप्लाज्म्स हैं, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसके फॉर्म में भी हमको मिलता है। और ये सारी चीजें जो है एग्जामिनर मतलब वो एक माइंड सेटअप बनाता है क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, और हमको क्या है जो उसकी लैंग्वेज को है जो उस पर गौर करके उसको समझना पड़ता है, ताकि फिर ही हम उस जो क्वेश्चन को है वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें हमारी, सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है, अगर ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज दिस साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होती है। तो एक्चुअली दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल, जो साइंटिफिक स्टडी होती है सेल की उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है जी, कभी कभी वो पूछ लेता है क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में, व्हाट इज सेल बायोलॉजी। तो अगर सेल बायोलॉजी को देखें, सो सेल बायोलॉजी जो है वो किसके साथ एसोसिएट कर रही है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सेल, जितने भी सेल के एस्पेक्ट्स हैं, लाइक सेल की मोर्फोलॉजी देख लें, फिजियोलॉजी देख लें, बायोकेमिस्ट्री देख लें, एंड द जेनेटिक्स ऑफ द सेल, और जितने भी जेनेटिक्स हैं सेल के उसको हम किस चीज में स्टडी करते हैं, लाइक हमारी जो सेल बायोलॉजी है उसमें हम डिस्कस करते हैं। और कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड सेल, हु डिस्कवर्ड सेल। सो सेल किसने डिस्कवर किया था, सो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में उसने डिस्कवर किया है। क्योंकि जितनी भी आपको ये विजुअल इमेज हैं, ये विजुअल इमेज आप देखेंगे तो आपको याद करने में, रिकॉल करने में ज्यादा क्या कहते हैं, किफायती रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं लाइक यूर दिस इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल की अगर इंट्रोडक्शन के ऊपर हम अगर कुछ चीजें डिस्कस करें, लाइक लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, एंड दे हैव द प्रॉपर्टी लाइक सेलुलर नेचर, उनका सेलुलर नेचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो न्यूट्रिशंस होती हैं, एबिलिटी ऑफ द रिस्पायरेशन, उसमें रिस्पायरेशन की एबिलिटी होती है। लाइक अब कभी कभी बच्चे काफी एग्जाम में गलत कर देते हैं, वो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन को एक ही चीज समझते हैं, हालांकि ये एक चीज नहीं है। यूर ब्रीथिंग इज अ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और जो हम बाहर निकालते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर हम रिस्पायरेशन को देखें तो रिस्पायरेशन हमारा जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ
फूड को कहते हैं, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद मूवमेंट एसोसिएटेड होती है ऑर्गेनिज्म के साथ, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन सिस्टम हमारा जो है उसके साथ एसोसिएट करता है, रिस्पॉन्सिवनेस है हमारे में, एडाप्टेशन है, रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिज्म में एसोसिएट करती है। फिर अगर हम पॉइंट और डिस्कस करें, लाइक हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर अबाउट 4 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे पास 4 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, विच इंक्लूड योर बैक्टीरियाज, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइक अगर देखें हमारा एक इकोलॉजिस्ट था, ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर करके नाम है, और इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी थी, यूआर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और उसने ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उसने इंक्लूड किया था यूआर बैक्टीरिया, जो हमारे मोनेरा किंगडम में आता है, मोनेरा किंगडम में आता है। फिर अगर देखें हमारे पास लाइक ये मोनेरास होते हैं कि एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया जितने भी मोनेरास में आते हैं, दीज आर द यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी हैं सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके बाद देखें हम, हमारे पास आते हैं प्रोटिस्ट हमारे पास आते हैं। सो प्रोटिस्ट और मोनेरा में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली डिफरेंस जो है वो उनके सेलुलर नेचर पे है। जो बैक्टीरियाज हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो प्रोटिस्ट है वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों ही यूनिसेलुलर हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास है लाइक यूआर फंजाई। आपको पता है फंजाई क्या होता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स जो इसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स जिनके होते हैं फंजाई, जिसमें मशरूम्स आते हैं और भी काफी सारे। फिर प्लांटिया किंगडम है हमारा, जिसमें प्लांट सारे आते हैं। फिर एनिमलिया किंगडम जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए देयर आर 12 बिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल, हमारे पास मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल है। और उसमें देखा जाए हमारे पास जो 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ हमारे पास प्लांट्स हैं। और उसके बाद अगर हम और चीजों को डिस्कस करें, लाइक बट ऑल ऑफ दीज जितने भी हैं इनके सेलुलर नेचर हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कभी कि माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या है? सेल है। फिर अगर देखा जाए ईच सेल इज, जितने भी सेल हैं, ईच सेल इज फॉर्म्ड ऑफ अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जितना भी सेल है वो प्रोटोप्लाज्म के बने रहते हैं, बॉन्डेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड रहते हैं। एंड द सेल फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो बनाता है हमारा सेल। अगर देखा जाए व्हाट इज दिस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, यही आपको जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो व्हाट इज दिस प्रोटोप्लाज्म? सो प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है? एक लिविंग कंपोनेंट है हमारे सेल का, एक लिविंग कंपोनेंट है हमारे सेल का, दैट इज सराउंडेड बाय योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सराउंड करता है। फिर अगर हम नेक्स्ट कुछ चीजें डिस्कस करें, लाइक अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, अगर नंबर ऑफ सेल्स को हम कंसीडरेशंस दें, तो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट कर देते हैं, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड योर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन सेल, जो एक ही सेल के बने रहते हैं, सेल को हम कोशिकाएं भी कहते हैं, सेल्स को, ठीक है जी। और उसमें अगर देखेंगे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं एमसीक्यू फॉर्म में, तो वहां पे आपको अमोबिया, लाइक योर पैरामीशियम्स, अमोबिया के ऊपर डिस्कस करें, लाइक इसके सीडोपोडियाज होते हैं। उसके बाद पैरामीशियम, स्लिपरी एनिमल क्यूल, जो स्लिपरी एनिमल क्यूल लाइक होता है, इसको स्लिपरी एनिमल क्यूल भी कहते हैं, एनिमल क्यूल भी कहते हैं। मतलब एनिमल क्यूल का मतलब है एनिमल जैसा लेकिन एनिमल से छोटा, ठीक है। उसके बाद यीस्ट इसमें आती है। एंड देयर आर जनरल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये नहीं, ये पॉइंट रॉन्गली यहां पे लिखा गया है, हायर प्लांट्स में तो यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल, ये बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, लाइक
ह्यूमन बीइंग जिस तरह हम हैं, और इसको क्या कहते हैं, मेटाजोन्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, लाइक यूर दिस हायर प्लांट्स में जितने भी हैं वो दिस मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, और प्लांट्स जो होते हैं वो भी हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर अगर हम एक और चीज डिस्कस कर लें, लाइक ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनर एग्जाम्स में पूछता है, लाइक दिस एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। एक होता है जी, वही जी प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक 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 सेल, और एक होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हमारे पास होता है। ठीक है जी, इसको अगर हम डिस्कस करें, अगर प्रोकैरियोट्स में देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। कौन? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वैसे ही अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें, अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सो दे हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। सो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी आप माइंड में रखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर देखें, अगर प्रोकैरियोट में देखें, डीएनए इज इन द नेक्ड फॉर्म। जो डीएनए होता है यहां पे, अगर प्रोकैरियोटिक्स में देखें, डीएनए जो होता है वो इज इन नेक्ड फॉर्म, वो नेक्ड फॉर्म में होता है, नेक्ड फॉर्म में होता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर देखें, सो जो डीएनए होता है इज इन द क्रोमोसोम। जो यूकैरियोटिक्स में होता है वो हमारा डीएनए जो होता है कहां पे होता है? इज इन द क्रोमोसोम। जितना भी हमारा डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, ये याद रखें पॉइंट, क्योंकि ये चीजें वो एग्जामिनर डिस्कस करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। फिर उसके बाद देखिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो जिसकी प्रोकैरियोटिक्स की सेल है, इनकी जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल जो है इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे हायर लेवल के जितने भी आप एग्जामिनेशन देते हैं, वो इन चीजों को डिस्कस करता है, लाइक दिस टेक्निकल टर्म दैट इज योर पेप्टिडोग्लाइकॉन से इसकी सेल वॉल बनी रहती है। और अगर यूकैरियोटिक्स की बात करें, तो यूकैरियोटिक्स की जो सेल वॉल है, अगर प्लांट्स की बात करें तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज की बनी रहती है। ये जो है सेलुलोज की बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक इसमें जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसमें लाइक यूर प्रोकैरियोटिक सेल में देखें थे, जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहता है, और जो एनिमल में है इसमें भी प्रेजेंट रहता है, दोनों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना जी, अगर एक्चुअली हम डिफरेंस इसमें कर रहे हैं डिस्कस, बट ये एक सिमिलर पॉइंट भी आ गया, तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर इसमें डिस्कस करें, लाइक यूर जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम्स जो होते हैं दैट आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। वो जो होते हैं फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं। फिर अगर हम देखेंगे एनिमल सेल में, दीज आर ऑफ लार्जर साइज। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं। ये आपको अपने माइंड में रखना है। एंड प्रेजेंट ईदर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ प्रेजेंट करते हैं। फिर अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लाइक द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। उसको प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। और क्वेश्चन एग्जामिनर कभी एग्जांपल दे के पूछता है कि इनमें से निम्नलिखित या ऑप्शंस में दिए हुए जो ऑप्शंस है, लाइक योर बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ये कौन से सेल हैं? वो नीचे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी दे देता है ऑप्शन। तो आपको वहां पे मार्क करना पड़ेगा कि जो कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियाज हैं वो कौन से हैं, वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल के ऊपर ऐसे ही डिक्टेशंस वो दे देते हैं, लाइक जो
यूकैरियोटिक सेल से ऑर्गेनिज्म बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। फिर उसके बाद उसमें काफी सारे एग्जांपल देता है, लाइक यूर एल्गी, आपकी एल्गी दे देता है वो, लाइक फंजाई दे देता है, उसके बाद एनिमल, प्लांट, ये सब दे देता है। तो इसका हमने जो ऑप्शन मार्क करना रहता है वो कौन सा मार्क करना रहता है, हमारा यूकैरियोटिक सेल। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करके लाइक इसको हम अरेज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेंगे हम इसके ऊपर, लाइक क्योंकि हमने जो द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज योर दिस यूकैरियोटिक, दिस यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमने एक्चुअल पॉइंट ऑफ डिस्कस किया था। तो एक्चुअल में मेरे जो मुंह से है वो निकल गया प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, तो मैंने उस चीज को ही डिस्कस कर दिया। ऑल्दो इसकी जो स्लाइड्स हैं वो हमारे पास इसी लेक्चर के एंड में है, लेकिन अब एज के हम मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने उसी चीज को डिस्कस कर लिया। अब अगर हम देखेंगे लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। अगर इसका हम पॉइंट ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, लाइक यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया आपके साथ, जो एक सेल से बने हो, जो सिंगल सेल से बने रहते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मोर देन वन सेल से बने रहते हैं, मतलब दैट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल, जो काफी सारे सेल से बने रहते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। और जो इनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब एक ही सेल के बने रहते हैं, तो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है। जो यूनिसेलुलर होते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो वो सिंपल होती है, मतलब एक ही सेल के बने हैं तो सिंपल रहेगी। लेकिन जो बहुत सारे सेल के बने रहते हैं उनकी जो होती है वो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब उनका जो सिस्टम है वो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक हम डिवीजन ऑफ लेबर जो होती है वो उनकी इज एट द ऑर्गेनेली लेवल पे होती है, हमारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उस लेवल पे होती है, ऑर्गेनेलीज लेवल पे होती है, ठीक है जी। फिर अगर हम लाइक इसको डिस्कस करें, जो इसकी डिवीजन ऑफ लेबर है, जो मल्टी सेलुलर है, जो इसकी डिवीजन ऑफ लेबर, जो सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर है वो हमारी दिस टिश्यू लेवल की होती है। फिर अगर देखा जाए उसमें ऑर्गन लेवल की होती है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, कईयों में ऑर्गन सिस्टम लेवल की होती है, ठीक है जी, डिफरेंट वेज में अगर देखें, ठीक है जी। और ये जितने भी यूनिसेलुलर्स हैं अभी हमने डिस्कस किया, ये सारे प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं, प्रोकैरियोट, ठीक है जी, जितने भी हैं ये सारे इंक्लूड इन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स में भी कुछ आते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कुछ यूकैरियोटिक्स भी मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, और ये जो जितने भी हैं मल्टी सेलुलर ये सारे यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक्स में आते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब यूमिन ट्रू, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिनमें पहले से ही न्यूक्लियस होता है। फिर अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें हम, लाइक इसमें जो इनका लाइफ स्पेन होता है यूनिसेलुलर का, ये शॉर्ट स्पेन होता है, लाइफ स्पेन बड़ा ही कम होता है, लाइफ स्पेन बड़ा ही शॉर्ट होता है, ठीक है जी। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन है जो वो बहुत लॉन्गर होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो एक सेल के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर जो काफी सेल्स के बने रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हमारे पास आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंसर्न रहता है, यू आर लाइक दिस बायोलॉजिकल हायरार्की। इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस वो एग्जामिनर पूछता है। सो हायरार्की इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रेड सीरीज, जो हायरार्की है उसको हम ग्रेड सीरीज भी कहते हैं। और अगर इसको हम हिंदी में देख लें, डिस्कस करें, तो इसको जीविक पदानुक्रम
क्रम कहते हैं इसको, ठीक है जी। और इसको अगर उर्दू में देखें तो इसको हियाताती दर्जाबंदी कहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट हैं जो वो कुछ हिंदी नोइंग्स भी हैं हमारे और कुछ उर्दू नोइंग्स भी हैं, ताकि इनको ये चीज पता लग जाए। हियाताती दर्जा बंदी भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये आपको आने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिकल हायरार्की है, इसको हायरार्की जो होती है उसको कहते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेड सीरीज। अगर बायोलॉजिकल हायरार्की में देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड इन 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है जी। उसको अगर हम डिस्कस करें तो These 3 level of organization is your, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मॉलिक्यूलर और प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खाली मॉलिक्यूलर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे ही फॉल करते हैं, जिसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं संगठन का स्तर, ठीक है। जो किस किस तरह की लेवल है उसका बनता है। तो इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मॉलिक्यूलर या प्रोटोप्लाज्मिक है वो किसमें है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इन विच डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज। जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे। फिर अगर हम देखें उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो टिश्यू लेवल के संगठन का स्तर होता है, मतलब जो इंसान टिश्यू लेवल पर वर्क करते हैं उसमें देखें सॉरी दिस ऑर्गेनिज्म इट इज फाउंड इन द सीलन, जितने भी सीलन ट्रेड्स हमारे होते हैं लाइक योर हाइड्रा, ओबेलिया और भी डिफरेंट सारे, इन दीज in which similar or different cells are grouped to perform the specific function is called as the tissue। मतलब जो इनका ऑर्गेनाइजेशन, जो इनका संगठन, जो इनकी बॉडी का फॉर्मेशन है वो खाली टिश्यू लेवल तक ही सीमित रहता है, ठीक है जी। तो तभी इसको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, हमारे पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ऑर्गन लेवल सिस्टम तक होता है, जिस तरह सपोज हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हीमोसैपियंस जो हैं, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और भी कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉम फ्लैट वर्म, जो हमारे प्लेनेरियंस हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्लैट वर्म में कभी वो एग्जांपल दे देगा कि प्लेनेरियंस किस में आते हैं, फ्लैट वर्म्स में आते हैं। टू मैमल अमंग द एनिमल्स एंड हायर प्लांट, मैमल्स और हायर प्लांट में भी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर डिफरेंट टिश्यू दैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंट टिश्यू होते हैं वो सब कोऑर्डिनेशन करके ही तो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर्म द ऑर्गन। और एक ऑर्गन बनाते हैं लाइक यूआर, उसमें देखा जाए हमारा स्टोमिक आता है, हार्ट आता है, लंग्स, लिवर एंड स्किन, ये सब आते हैं। सो अगर देखा जाए बायोलॉजिकल हायरार्की में होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, अगर देखा जाए सेल होता है। सेल के बाद कुछ क्या बनेगा हमारे पास, टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। फिर टिश्यू के हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन के बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे दिस द बायोलॉजिकल हायरार्की ऑफ द सेल, जिसको हम कहेंगे क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का स्तर, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, योर हिस्ट्री ऑफ द सेल बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी डिस्कस करें तो सबसे पहले एक नाम आता है एरिस्टोटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो एरिस्टोटल इन एंटिक्विटी एंड द पैरासिलस इन रेसिनेंस, इसमें इन्होंने कहा था कंक्लूड दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट कंस्टिट्यूट ऑफ अ फ्यू एलिमेंट, मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं वो कुछ एलिमेंट्स से कंस्टिट्यूट होके बने हैं, विच आर रिपीटेड इन ईच ऑफ देम, जो उनके बीच ही दोबारा रिपीट होके बन रहे हैं। सो ये क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं कि एंटिक्विटी एंड पैरालिसिस इन रेसिनेंस किसके साथ एसोसिएट करता है, तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा दैट इज योर एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल को ही हम कहते हैं अवर फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर मतलब पिता नहीं, फादर मतलब जनक, मतलब जो हमारे बायोलॉजी के जनक हैं वो कौन है, वो हमारे एरिस्टोटल हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन इज, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास, लाइक रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, ठीक है जी, वनस्पति विज्ञान के महारथी, या जिसको हम उर्दू में देखें तो नबातात के माहिरीन। तो ऑब्जर्व थिन सेक्शन ऑफ अ कॉर्क ऑफ अ स्पेनिश ऑक, उनमें से एक कॉर्क में से लिया था, अंडर अ
क्रूड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा था, उन्होंने नोटिस किया एक हनी लाइक कॉम स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट उनको सामने आया। लाइक ऐसा एक कंपार्टमेंट था, काफी सारे कंपार्टमेंट थे ऐसे, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर, जो क्रूड माइक्रोस्कोप था उसके अंदर डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो उनमें उसमें उसने देखा था कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क सीन जो था वो उन्होंने देखा था, किन्होंने देखा था, हमारे रॉबर्ट हुक ने। सो ही कॉइन्ड द टर्म सेल, उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी जिसको हम सेल कहते थे। और जो सेल है एक लैटिन वर्ड से निकला है, एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका जो लैटिन वर्ड है उसका नाम है सेला, विच मीन हॉलो स्पेस, मतलब जिसका मतलब है हॉलो स्पेस, जिसके अंदर कुछ नहीं, खाली सा स्पेस है। सो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द सेल, ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। और उन्हें एक्सप्लेन किया था ये डिस्कवरी ऑफ सेल ऑल अबाउट दिस, एक उनकी बुक थी माइक्रोफेगिया। ये क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं कि सेल की जो डिस्कवरी थी रॉबर्ट हुक ने किस बुक में लिखी थी, उसकी एक्सप्लेनेशंस और ऑब्जर्वेशन, एक बुक थी माइक्रोफेगिया, उसमें लिखी थी। बट ही सॉ ओनली द डेड वॉल ऑफ द प्लांट सेल, लेकिन उन्होंने ये भी पूछ लेते हैं कि किस पे उन्होंने डिस्कस किया था, ये जो सेल वॉल का कंसेप्ट दिया था, एक डेड वॉल ऑफ द प्लांट सेल थी जो कि एज अ कॉर्क इन द डार्क बार्क ऑफ अ प्लांट थी, जो उसमें उन्होंने देखी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर डिफरेंट पैटर्न से पूछ सकता है। सो रॉबर्ट हुक was first scientist to discover the cell. So the next slide on your screen is, that is your scientist Anton von Leeuwenhoek. इन्होंने अगर देखा 1674 में ये डच ड्रैपर थे। सो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल। सो ही ऑब्जर्व दिस बैक्टीरिया फ्रॉम द टर्टल ऑफ द टीथ, उन्होंने टर्टल ऑफ द टीथ में से डिस्कवर किया था। एरिथ्रोसाइट आरबीसीज ऑफ फिश में से इन्होंने डिस्कवर किया था। और प्रोटोजोन्स ऑन ह्यूमन स्पर्म में इन्होंने ये चीज जो सेल है, लिविंग सेल जो है, डिस्कवर किया था। तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि एंटन लीवेनहोक के साथ क्या क्या जो एक इवेंट से वो एसोसिएट करते हैं, उसके बाद रॉबर्ट हुक के साथ कौन से इवेंट एसोसिएट करते हैं, नेमिया ग्रीव के साथ कौन से इवेंट एसोसिएट करते हैं, लिमॉर्क के साथ कौन से इवेंट एसोसिएट करते हैं, वो एग्जामिनर डिफरेंट टाइप से पूछता है। सो द नेक्स्ट वन इज योर नेहिमा ग्रीव। नेहिमा ग्रीव ने 1682 में क्या किया था, ही स्टडीड द प्लांट एनाटॉमी ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट एंड प्रपोज द सेल कंसेप्ट। एनाटॉमी क्या होती है, उन्होंने, एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एवरीथिंग, मतलब जिसके भी कोई भी, लाइक अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने प्रपोज किया था एक कंसेप्ट, दैट इज सेल। वी स्टेट दैट द सेल इज द यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा था जो सेल है वो यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। उसी तरह से अगर हम देखें लिमार्क, जो लिमार्क थे, उन्होंने लाइक इन 1809 में कुछ कहा था, लाइक ही स्टेट दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ if its constituent part are not cellular tissue, are not formed by the cellular this tissue। मतलब उन्होंने ये कहा था लिमार्क ने, कोई भी बॉडी में है लाइफ नहीं है अगर ना सेलुलर पार्ट या सेलुलर टिश्यू से वो न बने हुए, तो मतलब वो कोई भी जो नो बॉडी हैव अ लाइफ, उसकी कोई भी जिंदगी नहीं है। ये लिमार्क ने कहा था। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर अगर हम नेक्स्ट कुछ डिस्कस करें, लाइक एच.जे. ड्रूटोचेट, ये थे, इन्होंने 1824 में ये कहा था, ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। और ही कंक्लूड दैट प्लांट एंड एनिमल वर मेड ऑफ द ग्लोब्यूलर सेल, एक ग्लोब्यूलर सेल्स के बने रहते ऑफ एक्सट्रीम स्मॉलनेस एंड दीज सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द सर्टेन कोजिव फोर्स, सर्टेन कोजिव फोर्स के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब इनके साथ अगर कुछ चीज वो एसोसिएट करेंगे ग्लोब्यूलर सेल ऑफ एक्सट्रीम स्मॉलनेस के साथ वो क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, लाइक योर रॉबर्ट ब्रोन। सो रॉबर्ट ब्रोन इन 1831, ये एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन अ ऑर्किड रूट सेल में डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, हमारा फ्लेक्स दुजर दिन इन 1835, ये एक फ्रेंच प्रोटोजोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया था सेमी फ्लूइड मटेरियल लाइक होमोजेनस इलास्टिक एंड कंट्रेटाइल सब्सटेंस इन सम प्रोटोजोन एंड लेटर इन द मसल सेल। इन्होंने ये मसल सेल किया था और इन्होंने एक टर्म दी थी सार्कोड्स।
ये आपको इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टर्म सार्कोज किसने दी थी? तो फ्लेक्स दुर्जेदिन ने ये टर्म दी थी। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, हमारे पास जेई पुरकुंजीज इन 1839। एक पुरकुंजी करके आता है जो हमारे सेल में एक होता है, हमारे हार्ट में एक चीज होती है, उसको पुरकुंजी फाइबर भी कहते हैं, उसी के साथ आप एसोसिएट कर लें। जेई पुरकुंजी इन 1839, ये एक बोहेमियन बायोलॉजिस्ट थे। ही ऑब्जर्व्ड अ जेली लाइक सेमी फ्लूइड मटेरियल इन द प्लांट सेल। एक जेली लाइक फ्लूइड था जो उन्होंने प्लांट सेल में डिस्कवर किया था, जिन्होंने एक टर्म और साथ में इन्होंने एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटो मीन फर्स्ट एंड प्लाज्मा मीन सब्सटेंस, फर्स्ट सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द सेल, उसको प्रोटोप्लाज्म सब्सटेंस कहते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। फर्स्ट स्लाइड में हम कुछ इसके ओवरव्यूज देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में जो सेल थ्योरी में एक्चुअल कहा गया है वो चीज हम डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए द वर्क ऑफ, ये पूछेंगे कभी कभी एग्जामिनर ये पूछता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। सो सेल थ्योरी दी थी हमारी मैथ्स जैकोब शेल्डन एंड थेडोर शिवान ने दी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो द वर्क ऑफ दिस मैथ्स जैकोब शेल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि जो शेल्डन थे ये कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर स्टडी की थी। और अगर दूसरे नंबर पे देखें थेडोर शिवान इन 1839, इनके ऊपर भी पूछ लेते ये कौन थे? ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी की थी। लेट टू क्लियर द डेफिनेशन ऑफ द सेल एंड फंक्शन। उन्होंने ये चीज क्लियर की कि सेल क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है जी। फिर दे इस्टेब्लिश द सेल थ्योरी, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी सेल थ्योरी एज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। एक बहुत ही बेसिक और बुनियादी चीज इन्होंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बताई। फिर अगर ये देखें, दे एक्सेप्टेड सेल एज अ यूनिट ऑफ द लाइफ। उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया था कि सेल जो है वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ, एक यूनिट है हमारा लाइफ का। ठीक है, ये चीज इन्होंने डिस्कस की। फिर उसके बाद द थ्योरी प्रपोज, जो थ्योरी थी इसने क्या प्रपोज किया? दैट सेल आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेल हैं उनमें, और जितने भी लाइक सेल्स हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं। सेल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंड आल्सो फंक्शन एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का सेल होता है। इन अदर वर्ड्स, एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम। जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल की, अगर सेल कोई काम कर रहा होता है तो एक्चुअल देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सेल। बाकी सेल का मिलके ही कोऑर्डिनेशन होता है, तभी जो पूरा सेल है वो फंक्शनैलिटी शो करता है। ठीक है जी। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे इसके सेल थ्योरी में क्या क्या चीजें डिस्कस की गई थी। सो सबसे पहले अगर हम देखें, काफी सारे बच्चों ने ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सब ने एक्चुअल में देखा जाए तो सेल थ्योरी याद भी करके रखी रहती है। सो सेल थ्योरी में क्या डिस्कस है? अगर फर्स्ट पॉइंट देखें, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप सबको पता ही है। फिर दूसरे पॉइंट अगर हम देखें, अ सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल जो है वो एक प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ है, मास ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस है, एंड इज बॉन्डेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ ये बॉन्ड करता है। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें, थ्रू डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड आल्सो शो द कोऑर्डिनेशन। मतलब इंडिपेंडेंटली भी करते हैं और कोऑर्डिनेशन भी शो करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होगा तो तभी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें इसका, न्यू सेल्स आर फॉर्म डी नेवो एनालोगस टू द क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल फॉर्म। ये पॉइंट डिस्कस है। उसके बाद अगर हम देखें, योर फिफ्थ पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन द इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। जितने भी फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का, वो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सेल में और उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनेल्स हैं उसके बेस पे ही तो हो रही है। तो ये सेल थ्योरी में चीजें जो है डिस्कस की रहती हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंटेनिंग बाय न्यूक्लियस एंड इज बॉन्डेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अगर वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं लेकिन वो साथ में कोऑर्डिनेशंस भी बताते हैं। और न्यू सेल आर फॉर्म डी नेवो फ्रेश। उसके बाद जितने भी फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का वो एक रिजल्ट होता है एक्टिविटीज का, जितने भी कंस्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं उसकी वजह से सारा जो है ये काम करता है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, लाइक ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कौन कौन से ऑब्जेक्शंस हैं
ठीक है जी। अगर अगर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, इट डज नॉट सीम्स टू बी ट्रू दैट शेल्डन एंड शिवॉन वर द फर्स्ट टू गैदर कन्विंसिंग प्रूफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ सेलुलर यूनिट। मतलब शेल्डन और शिवॉन ही पहले नहीं थे जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्रीगेशन ऑफ दिस सेलुलर यूनिट्स के बने हुए हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, शेल्डन was a wrong on many details। शेल्डन काफी डिटेल प्रोवाइड करने में he was proved wrong, especially to his view। उसने एक व्यू दिया था like regarding cellular replication का। he said that the new cell formed inside the old one। जो नए सेल हैं वो पुराने सेल के अंदर बनते हैं from the nucleus, which he referred as cytoblast। ये इन्होंने wrongly डिक्टेट कर दिया था। उसके बाद अगर देखें like this concept was later on found to be wrong। ये जो कंसेप्ट था ये बाद में इसको जो है वो अथेंटिक नहीं माना गया था। एक न्यू नोशन ऑफ दिस सेल फॉर्मेशन पुट फॉरवर्ड जब की थी किसने, हुगो वॉन मोहोल एंड के नेगली ने की थी। ये इसकी एक ऑब्जेक्शन है। फिर उसके बाद एक और ऑब्जेक्शन देख लेते हैं। Another wrong point in the theory was quoted by Rudolf Schwann। Rudolf Schwann ने एक रॉन्ग पॉइंट डिस्कस किया था। लाइक जो Rudolf Schwann थे जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, which said that the cell could be spontaneously generated by the process analogous to crystal formation। ये कहा था। और ये क्वेश्चन मैंने काफी बार एग्जामिनेशन में देखा है, ये वाला पॉइंट डिस्कस किया, तभी इसको हमने लाइटेड में लिखा हुआ है। he proposed that ominous cellula e cellula which mean that the new cell arise by growth and continuity of the pre-existing cell। ये चीज एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें, कनेक्टिव टिश्यू बियर अ गुड डील ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करते हैं, दैट बियर द गुड डील ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। ये कहते हैं बिटवीन द सेल। और उसके बाद अगर देखें, नथिंग हैज बीन सेड दिस इंट्रासेलुलर मटेरियल इन द सेल थ्योरी। मतलब इस इंट्रासेलुलर मटेरियल के बारे में सेल थ्योरी में डिस्कस ही नहीं किया। सो इट मार्क दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑन दिस थ्योरी, लाइक दिस इज द ऑब्जेक्शन ऑफ दिस थ्योरी। फिर अगर हम देखें कुछ एक्सेप्शन सेल थ्योरी के, सो अगर देखा जाए वायरस कैन बी कंसीडर, जो वायरस है हमारा दैट कैन बी कंसीडर एज एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। वायरस जो है वो एक्सेप्शन था हमारे सेल थ्योरी से। दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना रहता है, लाइक डीएनए और आरएनए। सो दे लैक प्रोटोप्लाज्म, द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल। अगर इसमें ये चीज लैक करती है तो दिस इज द एक्सेप्शन। ये तो एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि अब देखा जाए वायरस में ये चीजें तो लैक करती हैं, लाइक प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद अगर देखा जाए एक और पॉइंट डिस्कस कर लें, बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विच आर प्रोकैरियोट। बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये प्रोकैरियोट हैं, लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस नहीं है, आल्दो सेल थ्योरी में न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म आर एब्सेंट। इसमें तो एब्सेंट होते हैं। क्रोमेटिड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। क्रोमेटिड जो है वो डायरेक्ट कंटेंट के साथ होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। फिर अगर देखा जाए सिनोसाइटिक हाइफे और राइजोपस और फंगस, जो भी सिनोसाइटिक हाइफे होते हैं, एक्चुअल में सिनोसाइटिक हाइफे होता क्या है? सो एक्चुअल दिस टाइप ऑफ हाइफे विच आर एसेप्टेट, ये होते हैं ए सेप्टेट होते हैं, ये ए सेप्टेट होते हैं, विच मीन दे डू नॉट कंटेन सेप्टा और अ लॉन्ग सेल दैट इज नॉट डिवाइडेड इनटू द कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं होते हैं। सो अगर देखा जाए सिनोसाइटिक हाइफे, राइजोपस, फंगस एंड एल्गी लाइक वोकेरिया आर मल्टी lineated and aseptate, such conditions remain unexplained in the cell theory। ये cell theory में unexplained है। फिर उसके बाद देखा जाए protozoans are not cellular, ये भी एक exception है। they are acellular, that is their body is not divisible into the cell, वो divisible नहीं होती है। फिर कुछ और point discuss कर लें। the immediate question that come into your mind आता है, that is with the acceptance of the cell theory, that cell is that all living organism is the collection of the many independent cells। जितने भी independent cells उसकी collection है, which cooperate and coexist, जो cooperate भी करते हैं और coexist भी करते हैं with one or a many living being in the collection of the independent cell, जो independent cell की collection से होते हैं, whose function are controlled by the needs of an organism, जो organism की need होती है। फिर उसके बाद अगर देखें हमारे पास आ जाता है like this cell principle। अगर देखा जाए वो objection and exceptions by the discovery of the cell
organelles in the protoplasm due to the discovery of more and more better observation instrument technique necessitates modification of the cell theory. इनको अगर देखें इसकी मॉडिफिकेशन, सो द मॉडिफाइड और द मॉडर्न फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी को हम क्या कहते हैं? सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। फिर अगर हम देख लें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं लाइक दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सेल प्रिंसिपल के, सेल प्रिंसिपल के ऊपर अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखें तो इसमें क्या आता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने हैं। दैट इज दे आर द मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और जो लाइफ है एग्जिस्ट ओनली इन अ सेल, लाइफ जो है वो खाली सेल में एग्जिस्ट करती है। फिर अगर एक और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक हमारे पास एक पॉइंट और आ रहा है, लाइक अगर देखें दे कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, उसके अंदर अगर देखा जाए सेल प्रिंसिपल में ये क्या करता है? हेरिडिटी मटेरियल जो है ये कंटेन करता है, हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करता है। दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, हेरिडिटी जो मटेरियल है वही तो क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ दिस कैरेक्टर करता है। फिर उसके बाद देखा जाए, अगर थर्ड पॉइंट डिस्कस करें, अगर हम सेल प्रिंसिपल का, सेल नेवर अपीयर डी नोवो। दैट इज डी नोवो का मतलब क्या होता है? डी नोवो का मतलब होता है, डी नोवो का मतलब होता है लाइक दिस दे अपीयर ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ये इन्होंने डिस्कस किया गया है। फिर अगर सेल प्रिंसिपल का कुछ और फीचर हम डिस्कस करें, लाइक कुछ और पॉइंट, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर और पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ब्लैंक स्लाइड तो नहीं है, इसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें सेल प्रिंसिपल के बेस पे कुछ क्वेश्चन, जितने भी सेल हैं, सेल आर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जितने भी सेल हैं दैट आर द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बने रहते हैं, जितने भी सेल के मास है। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो है लाइक दिस सेल फॉर द सर्वाइवल मेंटेन होमोस्टेसिस, सेल अपने सर्वाइवल के लिए होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। ये चीज भी पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक ईच सेल इज केपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स विटैलिटी एंड इंडिपेंडेंटली, ये भी मेंटेन करता है, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो सेल थ्योरी में डिस्कस करेंगे किए हैं हमने। अगर अब हम देखें कि टाइप ऑफ सेल्स कौन से हैं, ये हमने एक्चुअल में पहली स्लाइड शुरू में ही डिस्कस कर दिए थे, क्योंकि विजुअल चीज रहेगी आपके सामने तो आपको रिकॉल करने में रिकॉल करने में क्या होगा, ज्यादा मदद करेगी। लाइक सबसे पहले अगर देखें हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसके बाद देखें हमारे पास कौन सा आता है, लाइक दिस यूकैरियोटिक सेल। और इनमें देखो कंपैरिजन आप करके इसको आप देख सकते हैं। देखो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, जो अगर कॉमन फीचर देखें, साइटोप्लाज्म भी है, डीएनए भी है, न्यूक्लियोइड रीजन भी है, न्यूक्लियस भी है, राइबोसोम भी है। सो ऑल द सेल्स वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव सम कॉमन फीचर, इनके कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं, ठीक है, इनके कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं। लाइक अगर हम डिस्कस करें, जो प्रोकैरियोट हैं हैव नो मेम्ब्रेन्स कवर्ड विद न्यूक्लियस। उसके बाद अगर देखा जाए हैव नो मेम्ब्रेन्स कवर्ड ऑर्गेनेलिज, जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो इसमें नहीं होती हैं। हैव अ सेलुलर डीएनए है, बैक्टीरिया जिसकी एग्जांपल हैं। फिर अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल में क्या है, अगर यूकैरियोटिक सेल्स को हम डिस्कस करें, हैव अ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेलिज होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं। हैव अ लीनियर डीएनए होता है, इसमें सारा प्रेजेंट रहता है। फिर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके, जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। अगर इसमें देखा जाए यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। लाइक इसमें अगर देखा जाए हमारे पास, अगर देखा जाए न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर देखें, सो अगर प्रोकैरियोट्स में देखें, प्रोकैरियोट्स और एक हम बना देते हैं यूकैरियोट। एक्चुअल में स्टाइलिश की जो है वो अलाइनमेंट अभी थोड़ी सी मेरे से नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो लिखा जा रहा है वो बहुत ही
गंदा गंदा लिखा जा रहा है, तो इस चीज को आप इग्नोर करेंगे और वर्ड्स पे ज्यादा सॉरी ध्यान देंगे। ठीक है जी। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें प्रोकैरियोट में, सो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस इनक्लोज नहीं है। उसके बाद देखें जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर फोल्डेड डीएनए, वन आर मोर फोल्डेड डीएनए इसमें होता है। विदाउट दिस एसोसिएटेड हिस्टोन, और एसोसिएट हिस्टोन नहीं होते इसमें, हिस्टोन्स नहीं होते हैं। फिर अगर उसी तरह यूकैरियोटिक्स में देखा जाए, जो इट इज इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट एज अ मोर देन वन क्रोमोसोम में प्रेजेंट करता है। दैट इज डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन, जो डीएनए है वो एसोसिएट करता है किसके साथ, एसोसिएट करता है किसके साथ, हिस्टोन के साथ, हिस्टोन्स के साथ एसोसिएट करता है। फिर देखा जाए ओनली 40, अगर इसमें देखा जाए जो 49 to 50% हमारा डीएनए है वेरिएबल करता है इसमें। ठीक है जी। और इफ प्रेजेंट डज नॉट कंटेन एनी म्यूरेमिक एसिड, लाइक म्यूरेमिक एसिड भी इसमें जो नहीं होता है। ठीक है। फिर अगर उसके बाद हम इसके ऊपर जाएं, तो अगर इसकी ऑर्गेनेलिज के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं सेल में, मतलब लाइक योर माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डिफरेंट। तो अगर प्रोकैरियोट्स में हम देखें, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज जो होती है वो नहीं होती हैं, अब्सेंट होती हैं। अगर यूकैरियोटिक्स में देखें, तो यूकैरियोट्स में क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिज जो है प्रेजेंट होती हैं हमारे सेल के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, लाइक राइबोसोम, यू आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखें, लाइक अगर प्रोकैरियोट्स में देखें, फोटोसिंथेटिक जो लाइक दिस अप्रोटस होते हैं, फोटोसिंथेटिक अप्रोटस होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए फोटोसिंथेटिक अप्रोटस, इसमें अगर प्रोकैरियोट्स देखा जाए या डिफरेंट सेल्स में देखा जाए, तो थाइलाकॉइड्स इसमें होते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे वो फ्रीली होंगे साइटोप्लाज्म में। जो थाइलाकॉइड्स होंगे, थाइलाकॉइड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे फ्रीली साइटोप्लाज्म में। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे अगर यूकैरियोटिक्स में देखा जाए, तो यूकैरियोटिक्स में भी प्रेजेंट एज अ क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म, क्योंकि अगर यूकैरियोटिक्स खाली देखा जाए वो प्लांट्स में भी तो आते हैं, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। थाइलाकॉइड्स जो होंगे दैट इज ग्रुप्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें सेंट्रियोल्स, अगर प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में देखें सेंट्रियोल्स, अगर सेंट्रियोल्स के बारे में डिस्कस करें, तो सेंट्रियोल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक्स होते हैं इसमें जितने भी सेंट्रियोल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। फिर अगर देखें जो प्रोटीन सिंथेसिस, अगर इसकी प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम डिस्कस करें, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करें, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अगर प्रोकैरियोट की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है एक फिनोमिना है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस में जो सिंथेसिस करती है वो इसमें प्रेजेंट रहती है। और अगर हम देखें लाइक इसमें यूकैरियोटिक्स में, अगर यूकैरियोटिक्स में हम देखें, तो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर मतलब बड़े ही सफाई से वो बीच बीच में से चुन के डालता है। लाइक ट्रांसक्रिप्शन है वो अगर देखा जाए यूकैरियोटिक्स में, तो वो कहां पे प्रेजेंट होती है, ओकर कहां पे होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और जो ट्रांसलेशन है वो कहां पे प्रेजेंट रहती है, तो ये हमारी वहां साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, अगर हम लाइक इसके ऊपर इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अगर इसका देख लें हम, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अगर उसको देखें तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्सली प्रेजेंट इन दिस यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वो
सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये कुछ पॉइंट हैं, इसको आप क्या करेंगे, अपनी जो भी नोट्स हैं उस पे आप पेन डाउन कर लेंगे ताकि आपको ये चीजें याद रहें, ठीक है। और अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लें, एक और हम लाइक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर फैक्ट से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं, दे आर द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म है, वो क्या होता है, और द लिविंग मटेरियल। ये क्या होता है, लिविंग मैटर ऑफ सेल होता है, ठीक है। ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। फिर कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे सेल वॉल हैं, ग्रेन्युलर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं या लाइपिड ड्रॉपलेट हैं, ये कितने होते हैं, ये क्या होते हैं, सारे ये नॉन लिविंग होते हैं। अगर देखा जाए सेल वॉल देखा जाए, उसके बाद ग्रेन्युलर दिस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और लाइपिड, ये जितने भी होते हैं सारे ये कौन से होते हैं, ये नॉन लिविंग मैटर ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है जी। ये नॉन लिविंग मैटर ऑफ द सेल होते हैं, इस पे बेस पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक जो इंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इंजाइम्स जो होते हैं, जितने भी इंजाइम्स जो होते हैं दैट आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। हमारे जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखा जाए, एक और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक हम जो माइक्रोब्स और रूमिनेंट्स होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स एंड रूमिनेंट्स होते हैं, जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं हमारे, यूज सेलुलोज, ये क्या करते हैं, सेलुलोज को यूज करके क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। सेलुलोज एज फूड मटेरियल बनाते हैं, फूड मटेरियल अपना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लें, लाइक इसमें अगर जो स्मॉलेस्ट नॉन सेल हमारे पास है, जो स्मॉलेस्ट नॉन सेल है, स्मॉलेस्ट नॉन जो सेल हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास माइकोप्लाज्मा सेप्टिकम, जिसको हम एक और नाम ये PPLOB कहते हैं, प्लोरिया न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज अबाउट 0.1 म्यू माइक्रोन होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल्स कौन से होते हैं, स्मॉलेस्ट अगर ह्यूमन सेल देखें, स्मॉलेस्ट ह्यूमन जो सेल हैं वो हमारे प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। जितने भी हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जितने ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो हमारे स्मॉलेस्ट उसमें आते हैं सेल्स में, ठीक है जी। और उसके बाद अगर एक और पॉइंट डिस्कस कर लें हम, लाइक दिस वन इज योर लॉन्गेस्ट अगर प्लांट सेल देखा जाए, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल अगर देखा जाए वो हमारा कौन सा आता है, अगर वन सेल्ड ग्रीन एल्गा जिसको हम बोलते हैं, दैट इज योर एसिटाबुलेरिया, ठीक है जी। ये पॉइंट जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, अगर देखा जाए दिस लार्ज साइज आरबीसी जो होता है वो एम्फीबिया लार्जेस्ट साइज्ड आरबीसी किसका होता है, इज ऑफ दैट इज एम्फीयूमा का होता है, ठीक है। और ये एक एम्फीबियन होता है, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। फिर अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करें, लाइक अबाउट दिस सेल मतलब अगर देखा जाए तो सेल के मतलब कितने सारे टाइप्स होते हैं। अगर टाइप ऑफ सेल देखें अगर हम ह्यूमन बॉडी में, तो इसके डिफरेंट सेल हैं, लाइक
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक अगर देखा जाए सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें हमारे पास कौन सा आता है, पहला नहीं मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, हमारे पास स्टेम सेल आते हैं, स्टेम सेल आते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास और कौन से सेल्स हैं हमारे पास, लाइक आते हैं हमारे आरबीसीज आते हैं हमारे पास, जिनको हम लाइक रिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं डब्ल्यूबीसीज, ये भी एक सेल है, डब्ल्यूबीसीज आते हैं जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये दो वे में डिफरेंशिएट होते हैं। एक होते हैं हमारे एक होते हैं हमारे ग्रैन्युलोसाइट और एक होते हैं हमारे दिस ए ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है जी। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में अगर देखें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें लाइक हमारे पास बेसोफिल्स आते हैं हमारे पास, बेसोफिल्स आते हैं। उसके बाद अगर देखें हमारे पास एसिनोफिल्स आते हैं। अगर एक ग्रैन्युलोसाइट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं मोनोसाइट्स, हमारे पास आते हैं मोनोसाइट्स हमारे पास आते हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट्स हमारे पास आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं हमारे पास। फिर और हमारे पास टाइप ऑफ सेल हैं लाइक जो प्लेटिलेट्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो कार्टिलेजियस सेल होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं, ओसिटोब्लास्ट्स होते हैं हमारे पास। ये भी सेल हैं क्योंकि ये सारे ओसिटो बोन के साथ एसोसिएट करता है, तो ओसिटोब्लास्ट हमारे पास होते हैं, उसके बाद स्किन सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स में अगर देखें इसमें भी डिफरेंट स्किन सेल में अगर देखें हमारे पास आते हैं लाइक कैरिटिनोसाइट्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास मर्कल सेल्स आते हैं, ठीक है जी। एक्चुअल में इसको थोड़ा सा अरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सा और स्पेस बन जाए, ताकि हम और पॉइंट डिस्कस कर लें। तो अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें लाइक सेल के टाइप्स के ऊपर, तो हमारे पास इंडोथीलियल सेल्स होते हैं हमारे पास, इंडोथीलियल सेल्स होते हैं हमारे पास, जिनमें ये जो हमारे लीनिंग ऑफ द ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं। उसके बाद हमारे पास फैट सेल्स होते हैं हमारे पास फैट सेल्स होते हैं, क्योंकि सेल्स के ऊपर अगर आप डिफरेंट स्टडी करोगे ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है, तो ये चीजें मतलब पता होनी चाहिए कि सेल्स इसके अलावा भी कुछ और हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखा जाए फैट सेल में देखा जाए हमारे पास दो चीजें और भी काफी सारी चीजें होती है। लाइक इसमें एक होता है हमारे पास लाइक वाइट एडिपोसाइट्स हमारे पास होते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए हमारे पास ब्रोन एडिपोसाइट्स होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास सेक्स सेल्स होते हैं, हमारे पास सेक्स सेल्स भी होते हैं। तो सेक्स सेल अगर देखा जाए इसमें ये भी दो चीजों में डिफरेंशिएट है, एक हमारा स्पर्मेटाजोआ आता है और एक में हमारा ओवा आता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, हमारे पास कार्टिलेजियस सेल होते हैं, हमारे पास कार्टिलेज सेल्स होते हैं। इसमें अगर देखा जाए कॉन्ड्रियोसाइट्स हमारे आते हैं, ठीक है जी। ये डिफरेंट चीजें हैं जो सेल के साथ एसोसिएट करती हैं, ठीक है जी। एक्चुअल में ये आज का टॉपिक जो है ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैंने सोचा था इस सेशन को काफ़ी ज़्यादा लेंगे, इसमें पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेशन ज़्यादा हो चुका है, इसका लेंथ जो है वीडियो की काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, और स्टूडेंट्स के लिए हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायरेंट्स हैं उसके लिए हम MCQ सेशन भी लाएंगे। सेल के रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो भी लाएंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें लाइक हम इसके बाद जो है वो अगर कोई टॉपिक लाएंगे लाइक सेल ऑर्गेनेलिज पे लाएंगे। एक्चुअल दिस ऑर्गेनेलिज आर द स्ट्रक्चर, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज इनेबल द सेल्स टू लीव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस करने में आता है। डिफरेंट हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर पढ़ेंगे लाइक दिस यू आर
माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से ही सेल ऑर्गेनेलिज के बेस पे ही काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेता है सेल ऑर्गेनेलिज के ऊपर, ठीक है ना जी। उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइक न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको वहां डिस्कस कर दिया था। न्यूक्लियस को हम डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं, दिस ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जामिनेशन। ब्रेन ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रियन है, उसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए स्टोरेज बैटरीज भी कहते हैं। फिर गोल्गी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास गोल्गी बॉडीज और गोल्जी बॉडीज, इसको हम कहते हैं लाइक शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद लाइजोसोम को हम दिस नेचुरल स्कैवेंजर ऑफ द सेल, सेलुलर होस्ट कीपर भी कहते हैं। राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, लाइक दिस जो राइबोसोम है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। मतलब ये जितने भी डिफरेंट सेल हैं, जितने भी ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारे, जितने भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट सेशन, अलग अलग सेशन हम इसके ऊपर बनाएंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में जितने भी ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएँ, तो मैक्स टू मैक्स आप इस पे जो है वो क्या स्कोर मार्क करें। तो हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा कि लाइक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके ऊपर जितने भी डिटेल वीडियोस हैं वो बनाएं। और इसमें एक्चुअल में ये जो आपका जो लेक्चर है, इसमें एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट दिस, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर बेस करता है। हमारा जितना भी ये पूरा टॉपिक है, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर बेस करता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर बेस रहता है। तो इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक सो इसमें अगर हम देखें, हम जब ऑर्गेनेलिज को पढ़ेंगे, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स तो हम कर चुके हैं, फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होते हैं ऑर्गेनेलिज में, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास गोल्गी बॉडीज होते हैं, या गोल्गी अपरेटस इसको भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास लाइक लाइजोसोम्स है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास राइबोसोम है, राइबोसोम्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास माइक्रो बॉडीज आ जाती हैं, इसमें माइक्रो बॉडीज आ जाती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर सेंट्रियोल्स एंड लाइक बेसल बॉडी है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सीलिया एंड दिस फ्लैजेला, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास और पॉइंट आ जाते हैं, लाइक दिस माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास न्यूक्लियस है, इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक ऑफ कंसर्न जो है, इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, क्योंकि उसके पास मतलब कितना बाहर जाएगा वो सेल बायोलॉजी में से, इन्हीं चीजों में से पूछ लेता है। डिफरेंट चीजों की कैसे सिंथेसिस हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के स्ट्रक्चर कौन से हैं, इन चीजों पे अगर हम और डिटेल में जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही वास्ट रहता है ये सेल बायोलॉजी का। सो अगर हम किसी एक चीज को ही ले लेते हैं, लाइक अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल स्टडी एनालिसिस करते हैं, तो इसमें कितनी सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ी जाएंगी, लाइक दिस क्रोनोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमको पढ़नी पड़ जाएगी। क्रोनोलॉजी
क्रोनोलॉजी हमको पढ़नी पड़ जाएगी, उसकी कितनी क्या क्या डेफिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। उसके बाद अगर देखा जाए ओकरेंस पढ़ना पड़ जाता है हमें, इस मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बाकी भी जितनी ऑर्गेनेलिज है उनके ऊपर भी अगर देखें उसके ओकरेंस पढ़ने पड़ जाएंगे। उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस इसके कहाँ कहाँ हैं वो पढ़ने पड़ जाएंगे हमें। उसके बाद अगर और चीज़ देखें लाइक इसके शेप्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका साइज हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमें इसके नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं, कितने कितने नंबर हैं। फिर उसके ऊपर जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो उसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के ऊपर पूछते हैं। लाइक अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही डिस्कस कर लें, अगर इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको ही डिस्कस कर लें, तो इसमें अगर देखेंगे कुछ लाइक कॉन्ट्रियल मेम्ब्रेन आते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर बेसिक को डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ ओटर माइट्रोकॉन्ट्रियल मेम्ब्रेन होते हैं, उसको पढ़ना पड़ जाता है। ओटर माइट्रोकॉन्ट्रियल मेम्ब्रेन है, उनको पढ़ना पड़ जाता है। फिर उसके बाद इनर माइट्रोकॉन्ट्रियल मेम्ब्रेन है, उसको पढ़ना पड़ जाता है। फिर उसके बाद इसके बीच काफ़ी सारे क्रिस्टियस होते हैं, लाइक कुछ सब्टेट क्रिस्टियस होते हैं, कुछ ए सब्टेट क्रिस्टियस होते हैं। फिर उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ दिस क्रिस्टिय पढ़ना पड़ जाता है हमें, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्री और एफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करना पड़ जाता है। उसके बाद फंक्शंस होते हैं, इनके फंक्शंस के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर देख लें माइट्रोकॉन्ट्रियल इंजाइम्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कुछ माइट्रोकॉन्ट्रियल चैम्बर के ऊपर पूछ लेते हैं, लाइक ओटर चैम्बर है, इनर चैम्बर है, माइट्रो रोबोसोम्स होते हैं, माइट्रोकॉन्ट्रियल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर डिस्कस वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करें लाइक इंजाइम दैट इज एसोसिएटेड विद माइट्रोकॉन्ट्रिया, उसके ऊपर डिस्कस कर। एक्चुअल माइट्रोकॉन्ट्रिया पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसी तरह बाकी ऑर्गेनेलिज भी हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होगी, लाइक इंजाइम ऑफ ओटर माइट्रोकॉन्ट्रिया, उसमें कौन से आते हैं, लाइक मोनोमिक ऑक्सीडेज, ऐसे कुछ मुझे अब रिकॉल नहीं हो रहे, वो हो रहे हैं। उसके बाद इनर माइट्रोकॉन्ट्रिया में कौन से मेम्ब्रेन होते हैं, ओटर में कौन से होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ याद आ गई, जो माइट्रोकॉन्ट्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ट्रिया जो हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं। फिर उसके बाद माइट्रोकॉन्ट्रियल डीएनए पे पढ़ना पड़ जाता है अगर डिस्कस करें। फिर बायोसिंथेसिस ऑफ माइट्रोकॉन्ट्रिया फंक्शन जैसे हो गए, बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बनाता है, दिस इज द साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस, ये साइट बनाता है। मतलब कितने सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन हैं इस सेल बायोलॉजी के ऊपर जो हम डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। मतलब अब डिफरेंट लेक्चर जितने भी आएंगे उसी के ऊपर हम मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो हो जाए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितना भी ये कंटेंट है वो हमारे जितना भी कंटेंट है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको कंटेंट को बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस पीपीटी। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट आपको होप सो ज़्यादा जितने भी एस्पायरेंट है वो हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे, उनको हम डे टू डेज या डेली ना हुआ 1-2 दिन के बाद हम वीडियो जरूर इसके टॉपिक के रिलेट अपडेट करेंगे। लेकिन उसके लिए है कि आपकी जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ होगी, जितना आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उससे हमारा मॉरल भी बिल्ड होगा, तो हमें कंटेंट लाने में और ज़्यादा दिलचस्पी होगी। सो मैं होप करता हूँ कि ये लेक्चर जो है आपको बहुत यूज़फुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी डिफरेंट लेक्चर्स हम MCQ सेशन लाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस पेपर भी लाएंगे, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी लाएंगे। जितना भी ये टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेंगे हमारे, जितने भी सिविल सर्विस एस्पायरेंट के हैं, लाइक UPSC, JKPSC, कुछ नीट्स के एग्जाम लाइक अभी होने वाले हैं, उसके बेस पे ये एक्चुअल में ये वहाँ भी एक टॉपिक आ रहा है, टाइप ऑफ दिस कंसर्न द सेल बायोलॉजी। तो नीट्स के बच्चों को भी काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी टॉपिक है वो हमारे एग्जामिनेशन के साथ रिलेट करता है। और एग्जामिनेशन का फोकस रहता है कि वो बेसिक से उठा के कुछ लैंग्वेज बना के कुछ अपना क्वेश्चन फ्रेम करके वो बच्चों को देता है। तो ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँचे। सो विद दिस, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ, शेयर करें। सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस लेक्चर। सो बने रहें हमारे साथ। पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, पढ़ना है बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।